नमस्कार नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस बार एक ही चरण में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। चुनाव की तारीख के ऐलान होते ही हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बताते चले कि 90 सीटों पर यह एक ही दिन में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने विधानसभा की चुनाव को लेकर जो है तो चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हरियाणा में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसको जो है सभी को इसका जो है बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार जो है चुनाव आयोग घोषणा करे और जो है तो सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करें। उसी को लेकर जो है आज का दिन जो है चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों पर जो तलवार लटकी थी उसको क्लियर कर दिया और साथ ही साथ यह भी बता दिया कि एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 4 अक्टूबर को इसकी मतगणना होनी है। ऐसे में पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी रणनीतियों पर जो है पूरी तरीके से लग चुका है। तो इसके मद्देनजर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बीजेपी मंत्रियों को विधायकों की बैठक बुलाई और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद ये मीटिंग बुलाई गई और चुनाव की रणनीति पर जो है चर्चा यहां पर देखने को मिली। उसी को लेकर चर्चा करेंगे। आज का दिन बेहद खास हरियाणा के लिए और जो है चूंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 4 अक्टूबर को इसकी मतगणना होनी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीतियों पर काम कर मैदान में उतरने को तैयार पहले से ही दिखाई दे रहे थे। जुबानी जंग जो है देखने को मिल रही थी विपक्ष से भी और पक्ष से भी। और ऐसे में बता दें कि 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होना है और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। और बताया कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए पिछले चुनाव यानी 2019 पर अगर नजर डालें तो विधानसभा में एक ही चरण में वोट डाले गए थे। तब हरियाणा विधानसभा की सभी सीटों के लिए 21 की सभी सीटों के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए थे। आपको 2019 की बातें याद दिलाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव नतीजे जो हैं 24 अक्टूबर को आए थे और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो 68% से ज्यादा मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया था। लेकिन इस बार की चुनाव में यानी 2024 के इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कितने फीसदी वोटिंग होनी है इस पर भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोग बढ़ चढ़कर अब जो है हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ इस पर्व की तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये चुनावों को मनाया जाता है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे में जो है पार्टियां पुरजोर कोशिश के साथ में जो है चुनावी मैदान में दिखाई दे रही हैं और उसी को लेकर जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई। हालांकि ये बैठक आचार संहिता लगने के बाद बुलाई गई। चुनाव की रणनीति पर इस पर चर्चा हुई और
साथ ही साथ आपको बताएं कि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 73 जनरल सीटें यहां पर दिखाई दी हैं। सामान्य सीटें 73 संख्या, और एससी की बात करें तो 17 सीट जो है आरक्षित रखी गई हैं, जो एससी कोटे से आती हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जो है विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। पूरे एक्टिव मोड में विपक्ष है, भाजपा है, और साथ ही तमाम अन्य दल जो है इस बार चुनावी मैदान में अपना बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी, चाहे मैं अगर विपक्ष के कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, तो कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में लोगों के बीच में धरातल पर जो है 10 साल का हिसाब मांगते हुए भी दिखाई दी, यात्राएं करते हुए दिखाई दिए। तो उसमें जो है फैसला अब देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन किसके हक में करती है। 10 साल का रिकॉर्ड, 10 साल का जो हिसाब है वो जनता देती है। अब इस बार जो है जनता 2024 के इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके से हिसाब करती हुई नजर आएगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा की 90 सीटों पर जो है हरियाणा में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ऐलान कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें 1 अक्टूबर से वोट जाएंगे, और साथ ही साथ 4 अक्टूबर को मतगणना होने के बाद जो है रिजल्ट सामने आएगा। रिपोर्ट देखिए। एक चरण में होगा चुनाव। 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग। 90 सीटों पर होंगे चुनाव। कुल 2.1 करोड़ मतदाता, 20,629 पोलिंग बूथ बनेंगे। 73 सामान्य, 17 एससी विधानसभा सीटें। 4 अक्टूबर को होगी मतगणना। 5 से 12 सितंबर तक होंगे नामांकन। 16 सितंबर को नामांकन वापसी। चुनाव की तारीख के ऐलान होते ही हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी 90 सीटों पर एक दिन वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 73 जनरल, एसटी 0 और एससी 17 सीट हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.06 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। देखिए, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी, और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं, और सभी दलों से और ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे, और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों पर। बता दें कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने हरियाणा का 2 दिवसीय दौरा किया था। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधों पर बैठक ली थी। उसके बाद ही उन्होंने जल्द चुनाव के संकेत दिए थे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है।
को होगी यूपी हरियाणा के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं, जो कार्यक्रम चले, यहाँ पर 22 के 22 जिलों में होंगे और भी कार्यक्रम चल रहे हमारे मांगे साहब पहले दूसरे कार्यक्रम चले, जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ अपना मेरा राजनीतिक 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज तारीख की घोषणा हो गई है, कल से नामांकन शुरू हो जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हमने चुनाव की तैयारियां कर ली हैं। तो तैयार हैं, हमको कल हम अपने नामांकन पत्र भर देंगे और हमारी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। बता दिया दूसरी पार्टियों का, पार्टी है ही नहीं कोई। चुनाव की पूरे राज्य में राजनीतिक दल और जनता इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वे चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप दे सकें। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार कुछ नए मुद्दे भी उभर कर सामने आ सकते हैं, जिनमें किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और राज्य के विकास की गति प्रमुख है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब जो है हरियाणा के इस चुनावी दंगल में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार किसके जो है सिर पर यह ताज विधानसभा चुनाव का मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सत्ता में काबिज होता है और कौन किसके पक्ष में जो है जनता जनार्दन जो है वोट डालती है और किसको जीत यहां पर मुहैया कराती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अगर 2024 में 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 के मुकाबले 24 में क्या बीजेपी जो है एक बार फिर से बहुमत के तौर पर तक जो है पहुंच सकती है। हालांकि 2019 में तो किसी भी दल को जो है बहुमत नहीं मिला था, तो 2024 में किसी पार्टी को बहुमत मिल सकता है या नहीं मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चूंकि सभी जो है समूचा राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है पूरी 90 सीटों में पर जो है जीत दर्ज करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में जो है जनता जनार्दन किसका स्वागत करती है और किसको नकारती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम सारा जो पैनल है, तमाम सारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे तमाम सारे सवालों पर जो है आज के मसले में हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने हरियाणा की 90 सीटों में से 73 सीटें सामान्य और 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल जो है वोटर लिस्ट जारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 20,629 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, 150 मॉडल पोलिंग बूथ होंगे। तो इसी को लेकर जो है अब पूरी तरीके से हरियाणा में मंच सज चुका है। अपने अपने दल जो है अपने अपने रणनीतिक को आकार देने में धरातल पर उतरने के लिए बिल्कुल बेसब्री से पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त किसकी ओर जो है दिखाई देगा वो जनता तय करेगी। आज के मसला में हम इसी पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं पैनल का। हमारे साथ राजवीर रोहिल्ला बीजेपी प्रवक्ता हैं, अपना बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। स्वागत है सर आपका। नीरज गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हैं, इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिबेट में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत राजवीर जी आपके पास आकर करूंगा। राजवीर जी, किस तरीके की आज जो है अलग तरीके की, चूंकि जिस दिन का इंतजार था कहीं ना कहीं आप सभी को, सभी पार्टियों को था और साथ ही साथ हरियाणा वासियों को भी था कि आखिरकार चुनाव आयोग कब जो है घोषणा करता है, तो अब जो है वो भी इंतजार खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने आज घोषणा की हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, कार्यकर्ता के नाते मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं। तीसरी बार फिर से सरकार सुनने जा रही है।
और लोकतंत्र में चुनाव होना एक प्रक्रिया है। लेकिन ये आज जो घोषणा हुई है, ये घोषणा कई मायने में महत्वपूर्ण है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल का जो काम किया है, उसका लेखा जोखा हमने दिया है जनता को, और जो एक वातावरण बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो हर कार्यकर्ता उत्साहित है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी, वो जिला वाइज जाके मीटिंगें कर रहे हैं, और उन्होंने अब तो विधानसभा की भी शुरू कर दी। आज नारनौंद और तपिद्दों उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में एक बड़ी मीटिंग ली है। तो जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बनता था, और कार्यकर्ताओं ने प्रण किया हुआ कि हम तीसरी बार सरकार लाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे अन्य जो पदाधिकारी है, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, वो सभी अपने अपने कामों में लग चुके हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करके तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो आपकी तरफ से उम्मीदवारों का जिस तरीके से चयन करने के लिए कार्यकर्ताओं ने जो पर्ची डाली थी पेटी में, अब वो पेटी को भी खुलने का इंतजार, वो जो है वक्त आ गया है, जो उसमें भी इंतजार करना पड़ेगा। 4-5 दिन पहले हमने एक ही दिन में 90 हलकों में हमने रायशुमारी करवाई थी हमारे सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं द्वारा। वो चाहे प्रदेश का कार्यकर्ता है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है। तो निश्चित एक संख्या थी सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने अपना मत रखा। 3 नाम लिखे उन्होंने, ए, बी और सी, और उसी आधार पर उन्होंने नाम लिखे, और वो नाम पेटियों में बंद होकर रोहतक जा चुके हैं। अब सिर्फ नेतृत्व और हरियाणा का जो हमारी चुनाव समिति, जो नेतृत्व, जो नीति निर्धारक हमारे नेता है, वो इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन डिसीजन जो लिया जाएगा वो जनता के हित में और कार्यकर्ताओं के हित में होगा, ऐसा हम मानते हैं। आने वाला समय निश्चित तौर पर बहुत से बदलाव देखने के मिलेंगे आपको, बहुत से नए चेहरे भी आपको मैदान में दिखेंगे अलग अलग पार्टी से। तो कहीं ना कहीं रोहतक चुनाव होने जा रहा है। ठीक है। डिबेट को ओपन करते हुए मैं नीरज जी आपके पास आना चाहूंगा। नीरज जी, 10 साल का हिसाब लेकर आप जो है यात्रा पर निकले थे, और ऐसे में ऐलान भी हो गया, क्या कहेंगे? तो मैं इलेक्शन की धन्यवाद करूंगा, उन्होंने चुनाव की घोषणा करी। चुनाव की घोषणा इसलिए बोल देता है कि सुबह इनके नायब सैनी जी टीवी पे कह रहे थे 100% हंसते हुए कि इलेक्शन समझ ही होंगे। वो दिल के अरमान आंसू में बह गए, दिल के अरमान में रह गए, दिल में ही रह गए बेचारे। क्योंकि अभी कुछ घोषणाएं बाकी थी, उन घोषणाओं में विराम लग गया कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट आज से लागू हो गया। अब ये कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली क्या, सभी राजनीतिक दल और हरियाणा की जनता सब थक चुके थे इनकी घोषणाओं को सुन के। आज ये घोषणा, कल ये घोषणा, परसों ये घोषणा, सब ये सोचे थे घोषणा ही करते रह जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, जो समय से पहले इलेक्शन कराए। कम से कम उनकी झूठी घोषणाओं पर तो विराम लग गया। झूठी घोषणा मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? घोषणा मतलब जो ऐलान था, घोषणा था, वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या वो घोषणा कागजी है? मैं बताता हूँ, एक प्रक्रिया होती है। हाँ। पानीपत में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 65 घोषणाएं की थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की घोषणा की थी। पीडब्ल्यू का टेंडर निकलता है, टेंडर निकलने की 1 महीने की प्रक्रिया होती है। अब वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो गया। सबको पता था अक्टूबर में चुनाव है। 165 करोड़ की जगह इतनी जल्दबाजी घोषणा थी, 165 करोड़ की जगह 135 करोड़ बोल गए, जबकि था बजट 135 करोड़ था। ये सिर्फ घोषणाएं थी। देखिए 9.5 साल तो घोषणाएं कोई पूरी नहीं हुई। रही हमारी बात कि हम देखिए इनसे हिसाब नहीं मांग रहे, इनका जो कार्यकाल का हिसाब है वो जनता में दे रहे हैं, और अपने 10 साल से उसे कंपेयर कर रहे हैं। हरियाणा की जनता। तो नीरज जी, आप अपना हिसाब न देकर दूसरी पार्टी का जिम्मा लेकर अपने कंधों पर उतर रहे हैं, और दूसरी पार्टी का जो है हिसाब जो है जनता तक पहुंचा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं अगर मैं सही? बिल्कुल, हम उसको जनता ने पहुंचा रहे हैं, अपने हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे 10 साल के शासन में क्या था, जो इन्होंने वादे करके, झूठे वादे करके हरियाणा की जनता से जनता छीनी थी। कांग्रेस की पार्टी की सत्ता, हमारी कांग्रेस में कुछ कमियां थी, कुछ हम अपनी उपलब्धियां नहीं कर पाए, तभी तो सरकार ने, तभी तो जनता ने इनको मौका दिया। अब इनकी कमियां गिनवा रहे हैं हम इनको कि 10 साल का मैनिफेस्टो क्या था और इन्होंने कितनी घोषणाएं पूरी करी। देखिए, इनकी सरकार तो 5 साल पहले गिर गई थी, जब 2014 से 19 में बहुमत की सरकार थी। 2019 में जिस पार्टी के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा, साफ नई ब्रिगेड आई थी, उससे समर्थन लड़ी। नैतिक तौर पर सरकार तभी गिर चुकी थी, तब भी इनको बहुमत नहीं प्राप्त था। सिर्फ सत्ता के चक्कर में साफ बन गए और 4.5 साल सत्ता चलाई, और वो लास्ट में छोड़ गए। मैं कहना इस बात से भी कुरेज नहीं, जनता सब समझती है। मैं किसी घमंड से बात नहीं कर रहा, घमंड तो किसी का नहीं चलता। देखिए, जनता राजा से रंग से राजा 2 मिनट मनाती है। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। जनता फैसला करेगी किसने अच्छा काम किया, हमने किया या बीजेपी ने किया या क्या अन्य क्षेत्रीय दल ने किया। ये जनता मौके देगी, ये फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ।
लेकिन हम जनता के बीच जा रहे हैं, रैली में भीड़ को देखते हुए हम कहते हैं जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। मुझे उम्मीद है, मैं 100% नहीं कह रहा था, किसी घमंड से कह रहा, मुझे उम्मीद है कांग्रेस के जनता के इनपुट के आधार पर हमारी सरकार बनेगी और हम अपने जो भी मैनिफेस्टो की बातें हैं, चाहे वो 6,000 बुढ़ापा पेंशन हो, 500 रुपए में सिलेंडर हो, वो सब देंगे। देखिए सिलेंडर से मुझे याद आ गया, 2.5 साल याद नहीं आए कि 500-400 में सिलेंडर देंगे, अब लास्ट के 1 महीने में सिलेंडर याद आ गया कि 46 लाख महिलाओं को फायदा होगा, 40 लाख परिवार को फायदा। अरे भाई सिलेंडर 9.5 साल में क्यों नहीं दिया? सिर्फ हमारी मैनिफेस्टो की नकल कर रहे हैं और क्रीमी लेयर 6 से 8 बढ़ा दी। हमने आपसे 10 लाख का वादा किया है। देखिए जनता के बीच जा रहे, जनता ही तय करेगी, मैं फैसला जनता पे छोड़ता हूँ। जी जी जी, राजवीर जी, आपकी पार्टी का खाका तैयार कर फाइल बनाकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपसे हिसाब नहीं ले रहे हैं, आपका फाइल बनाकर जा रहे हैं जनता के पास में। ये अच्छी बात है, ऐसा कह रहे हैं नीरज जी। तो निवेदन की फाइल लेके बैठे हो ना सर, निवेदन की फाइल लेके बैठे हैं, तो बात थोड़ा है। हमारे तो अच्छे कामों की फाइल मिलेगी आपको, लेकिन वो इनके जो 2 रुपए के चेक भेजते थे, जो 200 रुपए के चेक देते थे ये लोग, वो भी कोई हिसाब देना पड़ेगा नहीं जनता को। आज ही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने इनसे 10 सवाल पूछे थे, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ तो मुआवजे के रूप में 2-2 रुपए के चेक क्यों दिए गए? वो किस पॉलिसी के तहत दिए जाते थे? किसान का अपमान क्यों किया जाता था? एक सवाल हो गया। मासूम किसानों की जो जमीन कोड़ियों के भाव लेकर अपने बिल्डर मित्रों को दी गई, वो कौन सी किसानों की भलाई में आता है? ये बता दें। ये लोग जो नौकरियां पैसे लेकर लगाते थे, सिफारिश से लगाते थे, क्षेत्रवाद से लगाते थे, वो कौन सा पैमाना था हरियाणा का विकास का? जो मिर्जपुर में जो बाप बेटी जो दलित थे उनको जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया, 150-200 परिवार बेघर हो गए। उन घरों को भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया उनको। तो इन लोगों ने उनके साथ क्या किया? उनका जो केस था वो यहां से शिफ्ट होकर खोप में दिल्ली शिफ्ट करवाना पड़ा, उनके गवाह तक मार दिए गए। क्या कोई जवाब देगा? ये ठीक है, जवाब देने के लिए तो बैठे हैं, जवाब देंगे नीरज जी। दिलवाइए जवाब इनसे। मेरे पास एक साउथ के डायरेक्टर ने वो मूवी भेजी थी, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री है वो, जिसमें वो लोग रो रहे हैं सस्ते दाम से जबरदस्ती छीन ली जी। तो आप कार्रवाई कीजिए, सरकार आपकी है, कौन मना कर रहा भाई? करे तो कार्रवाई। आपको कोई भी ऐसा प्रूफ मिलता है कि सस्ते दाम में जमीन छीन ली तो आप कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई करते? कार्रवाई तो कोई करते ही नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और फिर नौकरी की बात करते हैं कि नौकरी में क्षेत्रीयवाद की बात करी। अरे भाई क्षेत्रीयवाद की अगर नौकरी में इल्जाम लगाते हो, सुनो मेरी बात, तो आप उसकी भी छानबीन कीजिए। सरकार आपके हाथ में है। बिल्डर कोई हरियाणा से गया नहीं, ना वो किसान गए जिनकी जमीन ली गई, ना वो जमीन चली गई। तो आप छानबीन कीजिए, सरकार आपकी, केंद्र में भी आपकी और हरियाणा में आपकी, जमकी की, इसमें कौन मना कर रहा है? क्षेत्रवाद का रोक। देखिए क्षेत्रवाद की मैं परिभाषा कराता हूँ। क्षेत्रवाद की परिभाषा क्या है बताइए? देखिए आप बताइए क्षेत्रवाद की परिभाषा क्या है? मैं भाई से पूछना चाहूंगा, किसी क्षेत्र में सड़क बनेगी भैया, उस सड़क पे एक ही कास्ट जाएगी या सारे जाएंगे? उस सड़क पे जाट भी जाएगा, वैश्य भी जाएंगे, एससी भी जाएगा, एसटी भी जाएगा, सारी जाति के लोग जाएंगे। कोई पुल बनेगा खाली जातिवादी को देख के पुल बनाया जाता है क्या? उस शहर की सारी जनसंख्या जाएगी, सारी पॉपुलेशन जाएगी। देखिए जब हमारा था हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था का इनका कितना बुरा हाल है। ये देखिए कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है, कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। गोलियां चल रही है फटाफट, अपराधी भाग रहे हैं फटाफट, और व्यापारी वर्ग में रोष है, व्यापारी वर्ग घर और भाई का मोल है। बिहार में सरेआम गोलियां चलाई, कानून व्यवस्था पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। और प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 था। आप देखिए हमारे कार्यकाल, आज बेरोजगारी में नंबर है, महंगाई में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था में नंबर 1 है। एक करके बोलीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये बोलने पहले आप बोलो रोहिला जी, फिर मैं आपके जवाब दूंगा।
ठीक है ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, डिबेट में मैं शामिल कर लेता हूँ। कृष्ण जी हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण जी अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, दोनों से जवाब लूंगा। एक एक कर जो है निवेदन है आपसे, जो है एक एक कर बोलिएगा, जिससे कि जनता को भी, ये लोगों को भी समझ में आ सके कि किस मुद्दे पर जो है चर्चा चल रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ऐसा ना हो कि कागजी वादे कर कागजी बातें बोलकर जो है आप निकल जाए। कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे, जो है आज का दिन जो है बहुत बड़ा रहा, महत्वपूर्ण रहा हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, चुनाव जो है कि हर 5 साल के बाद जो है कि चुनाव होता है और ये एक प्रक्रिया है और हम सम्मान करते चुनाव आयोग का कि उन्होंने समय से पहले जो है कि इस चुनाव की घोषणा की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है, क्योंकि इनकी केंद्र की सरकार भी जो है कि वो अल्पमत में है और हरियाणा की सरकार तो है ही है, और जो इनकी स्थिति थी वो लचर पचर स्थिति थी। और जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, पहली घोषणा तो इन्होंने किसानों के लिए की है कि भी जिसका ट्रांसफार्मर जो है वो जला हुआ है, उसको जो है कि सरकार बगैर किसी खर्चे के जो है कि लगाने का काम करेगी, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर किसान जो है बिजली बोर्ड के अंदर जाता है, कार्यालय के अंदर जाता है, कार्यालय के अंदर जाता है, तो लेकिन किसानों को जवाब मिलता है कि अभी चंडीगढ़ से हमें कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, गरीबों के लिए जो है कि गैस के सिलेंडर जो है कि उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है कि औपचारिक रूप से उसकी कोई किसी प्रकार का जो है कि घोषणा ऊपर से नहीं की गई है और ना ही लोगों को लाभ मिल रहा है। ठीक है, इन्होंने जो घोषणाएं की हैं, जो इनका नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का, जो घोषणा मुख्यमंत्री के नाम से जो है कि वो मशहूर हो चुका है, और घोषणाओं का पिटारा जो है कि वो खोलने पे लगा हुआ था जिस दिन से मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली, और घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, लेकिन एक भी घोषणा जो है कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो लागू नहीं है, और ये जनता के साथ जो है कि छलावा है और जनता के साथ जो है कि ये धोखा है, और जनता जो है कि इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और इनको डर था अगर ये समय थोड़ा सा और 15 दिन चल जाता, जिस प्रकार से जो कि इंडियन नेशनल और बहुजन समाज पार्टी, अच्छा, डर इनको था कि आपको था कृष्ण जी? हमें कोई डर नहीं है कि और कोई ताबड़तोड़ घोषणाएं ना हो जाए, जनता और जो है इनके वादों में ना आ जाए, कहीं आपको डर था? क्योंकि हमें तो इनकी घोषणाओं का पता आज से नहीं पता, 2014 से इन्होंने 15 लाख रुपए कहा कि हम खातों के अंदर डालने का काम करेंगे, तो बताएं कौन से खाते के अंदर 15 लाख रुपए आए? इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे, तो बताएं कौन सी लागू करने का काम किया? इन्होंने कहा कि हम एमएसपी के बार बार जो है कि इन्होंने वायदे किए किसानों के, जब किसान जो है कि सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहा था और जब आंदोलन को खत्म किया गया तो हम एमएसपी देंगे, तो बताओ जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो फसल ही नहीं है तो उस पर एमएसपी देने का क्या राइट बनता है? बताइए आप मुझे। और जो है कि फसलों का मुआवजे की जो बात है और किसान बीमा की जो बात है, लेकिन कहीं पर कोई किसी प्रकार की नहीं है, झूठी बातें हैं, और इन्होंने झूठे वायदे किए, हम काला धन लेकर के आएंगे, हम 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को जो है कि रोजगार देने का काम करेंगे। तो आप बताएं जो है कि आज हरियाणा प्रदेश जो है कि बेरोजगारी के मामले के अंदर नंबर 1 पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो इनके मंत्री के द्वारा जो है कि महिलाओं का जो है कि शोषण किया जाता है, हमारी जो है कि महिला असुरक्षित है, और कुलदीप सेंगर जैसे जो है कि एक दलित की बेटी को जो है कि उसके साथ गलत काम किया जाता है और उसको बगैर किसी उसके जो है कि दफनाया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। और ब्रिजभूषण शरण के द्वारा जो है कि आपने देखा होगा केंद्र के अंदर भी जो है कि किस प्रकार से जो है हमारी महिलाओं जो खिलाड़ी हैं उनके साथ जो मेडल लेकर के आती है, जो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं। अभी विनेश फोगाट के बारे में आप देखें तो किस प्रकार की जो है कि राजनीति खेलने का जो है कि ये काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। अभी जो है कि इन्होंने जो है कि कोर्ट का सहारा लेकर के और जो कोटे में कोटा जो है, कोटे का यानी आरक्षण का वर्गीकरण करने का मामला जो है कि जातियों को लड़ाने का काम जो है कि ये लोग कर रहे हैं। आप बताएं मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहीं पर भी ये लोग जो है कि अपने वायदे पर खरे नहीं है।
ये तो यहाँ पर बैठ करके हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और इन्होंने जो है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर जो है आप ही से जवाब लेना फोटोस्टेट पकड़ाई हुई है। कहीं पर जो है कि परिवार पहचान पत्र के नाम से आज तक परिवार पहचान पत्र जो है कि वो ठीक नहीं हुए हैं। कहीं पर जो है कि इनका जो है प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, कहीं पर जो है कि फर्जी रजिस्ट्री घोटाला है, कहीं पर जो है कि नगर निगम घोटाला है, कहीं पर जो है कि इनके कार्यालय से करोड़ों रुपए की अटैची पकड़ी जाती है, कहीं पर इनके बार बार पेपर लीक होते हैं। तो ये क्या है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बेरोजगारी की कह रहे हैं, रोजगारों की तो घोषणा की थी उन्होंने, रोजगार तो दिए हैं। करनाल के अंदर सरेआम वो एक संबोधन में भी बताया था, रोजगार दिए थे उन्होंने, घाट उतारा जाता है। हाँ बताइए कानून। और आज सरेआम जो है कि नशे का धंधा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि बड़ा पैमाने पे है। चिट्टे का जो है कि दावा हर आपके तमाम आरोपों का जवाब जो है राजवीर जी दे पाएंगे। राजवीर जी नशे की चपेट में है। राजवीर जी क्या कहेंगे, तमाम सारे जो है एक फेरिस्त तैयार कर दी आपके लिए, कि आपके जो घोषणाएं हैं सिर्फ मंच तक और जो है कागज तक ही सिमट कर रह जाती हैं। राजवीर जी। कृष्ण गोडेल जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका हरियाणा में कोई वजूद ही नहीं है। 20 साल से ये पार्टी सत्ता से बाहर है। कि आपने 500 रुपए सिलेंडर देने का काम किया कि नहीं किया? टेंशन ना ले, आप टेंशन ना ले, आप टेंशन ना ले, मुझे बोलने दो, पूरा करने मुझे बोलने दो। आज भी सिलेंडर बोलने दो 15 रुपए का मिलता है। आज भी सिलेंडर जो है कि 815 रुपए का मिल रहा है। क्या 500 रुपए का मिल रहा है? जवाब दे आप इसका, जनता के सामने बैठे आप। किसानों को जो अरे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, चिंता मत करो। जवाब तो है ही नहीं। मैं जवाब देने के लिए नहीं रहता हूँ, मैं जवाब देने के लिए देने के लिए बना दी, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ 20 साल के जवाब दे रहे हैं, अगर जवाब नहीं देता है तो 13,000 नौकरियां दी थी अपने राज में टोकालो साहब ने, आपको पता है? टोकालो साहब छोड़िए, अरे रुको ना एक बार, के ऊपर लगे लेकिन इतना ऐसे थोड़ा होगा। घोटाला के साई नहीं। अरे आप सुनो भाई सुनो। ठीक है राजवीर जी, राजवीर जी अपनी बात पूरी कीजिए। कृष्ण जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जब मैं आपसे बोलूं कि आप आपका टर्न है, आप जब बोलिएगा प्लीज। राजवीर जी आप बोलिए। हाँ इन्होंने किसको दी वो ये बताएंगे के पीछे से वो उसको काटा गया कैसे? हमारी जो भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया वो पूरे हरियाणा ने देखा। तो संगठन राव साहब ने बताया वो पूरे हरियाणा ने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक हरियाणवी एक किनारे पे काम किया। 1,47,000 पक्की नौकरियां दी हम लोगों ने, 12 नेशनल हाईवे बनाए हम लोगों ने, पीजीआई दिए हमने, आयुष्मान दिया हमने, 49 लाख राशन कार्ड बनाए हमने, 12 लाख पेंशन बनाई हमने, जिसमें 70 गारंटियां बनी थी। ठीक है ना? अब छोड़ो मेरी बात। आप लोगों का कोई वजूद नहीं है। आप लोग 1.78% की पार्टी है, लेकिन दावा ऐसा कर रहे हैं जैसे रोज रात में मतलब रात को सोते लड़की सरकार पलट देंगे। सर आपकी एक सीट थी, एक भी नहीं रहेगी। आप लिख लो ये बात, क्योंकि आपका अहंकार है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अपडेट होगी आप जनता क्या चाहती है। जनता ये घोड़े निकालते 21,000 का घोड़ा दे दिया आपने, तो आप आजकल घोषणाएं कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला योजना के तहत, अब सुनो मेरी बात, आप 500 से कम का सिलेंडर मिल रहा है, 102 रुपए सब्सिडी है उसके ऊपर, आज 820 का था। और जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो अचानक से चुनाव आ गया। ठीक है, हम तैयार है। तो जो घोषणाएं की है वो रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर दिए थे पोर्टल पर। 23 लाख लोगों को अपने हैप्पी कार्ड बांटे 1000 किलोमीटर के। आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने कुछ नहीं किया था, इसलिए 17 से 20 साल से बाहर है आप लोग, और आने वाले 20-30 साल और रहेंगे। ठीक है कृष्ण जी। जी कृष्ण जी, आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया था, वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सारी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि मजबूत करने का काम किया और इन्होंने सरपंच को पीछने का काम किया है। आप बताएं हमने काम किया कि इन्होंने काम किया है? दूसरा जो है कि आज केएलपी रोड से जो है कि जब हम जाते हैं और
गुड़गांव का सफर करते हैं या चाहे हम गाजियाबाद का सफर करते हैं या आगरा का सफर करते हैं, तो ये देन किसकी है? ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। आपको ध्यान रहना चाहिए। और जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय के अंदर जो है कि जो जनता से जो वायदे किए गए उनको पूरा करने का काम किया है। जो इंडियन नेशनल लोक दल जो है कि वो जनता के हित के अंदर जो है कि नीति आचार करती है। और आपकी पार्टी क्या है? आपकी पार्टी तो पूंजीपतियों से पैसा लेती है, पूंजीपतियों से पैसा लेकर के उनके पक्ष के अंदर जो है कि पक्ष के अंदर जो है कि नीतियां बनाती हैं। और आप तो जो है कि गरीबों को, चाहे वो मजलूम है, दलित है, तो उनको पीछने का काम करते, लड़ाने का काम करते हैं। तो आपने तो आरक्षण कोटा के मामले के अंदर वर्गीकरण पैमाना जो है कि आपके मोहनलाल बड़ोली ने सोनीपत के अंदर कहा है कि हम सबसे पहले उसको लागू करने का काम करेगा। और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी तेलंगाना के अंदर जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो है कि पिछले राजवीर जी, आपके पास भी आऊंगा, नीरज जी के पास जाना है, चुनाव के अंदर मैं आ रहा हूं आपके पास। संविधान की आड़ के अंदर जो है, संविधान की आड़ के अंदर जो है कि पार्टी को बचाने का काम किया है। लेकिन वर्गीकरण मामले के ऊपर जो है कि किसी भी नेता का कोई ध्यान नहीं है आज तक। चाहे दलित नेता, चाहे शैलजा जी है, चाहे जो है कि वरुण मुलाना जी हैं, कोई किसी प्रकार का, चाहे वो दलित, चाहे आपका राज्यसभा का मेंबर जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कि कृष्ण पवार जी है, लेकिन उनका कोई भी उसके ऊपर जवाब नहीं है। तो जनता आपको जानती है कि आप लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं है। गरीबों को वायदे करते हैं, उनका फायदा जो है कि आप पूंजीपतियों को हाँ राजवीर जी, आप बोलिए, करते हैं। प्लीज संक्षिप्त में बोलिएगा प्लीज। फैसला आया 10 साल पहले, ये फैसला आना था 10 साल बाद आया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। मोदी जी ने आश्वासन दिया तो सबके साथ जो व्यवहारिक बात होगी उस पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन पटेल जी को ज्ञान नहीं इस बात का। हर राज्य सरकार स्वतंत्र है उस फैसले के लिए, किसी को छूट करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है ना, हमने कहा लागू कर दिया, हमने कहा थोप दिया किसी पर। चर्चा होगी, अभी आया है, उसके बाद कोई फैसले होंगे। आप पता नहीं 10 साल आगे और चले जाते हो। आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें पटेल जी, जो आप लोग 20 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी जमीन खिसक चुकी है। इनेलो बसपा जो गठबंधन है, 0 + 0 बराबर है 0। सिर्फ ये आपका कैलकुलेशन रहने वाला है, क्योंकि मायावती का जो वोट आया है यूपी में कितने % है वो भी आपको पता होगा, हरियाणा में कितना आया वो भी आपको पता है। जब आपने समझौता किया तो सारी गुणागणित किया होगा आप लोगों ने। लेकिन लगभग हुआ भी ये है कि जो रीजनल पार्टी है, जो पार्टियां ब्लैकमेल करती थी, जो पार्टियां धक्केशाही करती थी, दबंगता करती थी, उन पार्टियों का आज अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। ठीक है नीरज जी। देखिए, ये सरकार जगहसाई का पात्र बन गई है और मेरे ख्याल से और मुख्यमंत्री नायब सैनी देश के पहले और आखिरी ऐसे सीएम होंगे जिन्हें घोषणाई सीएम के नाम से याद किया जाएगा। देखिए, मैं उसको एग्जाम्पल देता हूँ। चलो, वो घोषणाई सीएम तो क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। बल्लभगढ़ तक आए थे, जितनी हम मेट्रो बना गए थे। मेट्रो का सपना था एनसीआर के लिए कि मैं दिल्ली के आसपास फिजाज जिले, गुड़गांव जिले मेट्रो का सपना देखते थे। वो मेट्रो फिजाज में लाने का काम किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया। और वो बल्लभगढ़ तक हमने बताया। आज मेरे पीछे पर्चा साथी बोलूंगा, आप भी आइए देख लिए। बोले थे 81 किलोमीटर आगे बढ़ाएंगे, पलवल तक अटैच करेंगे, गुड़गांव तक। आज 1 इंच भी पिलर आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ उनको उद्घाटन करना था, वो भी हमारी कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। आज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ घोषणा करके चले गए। तो जब गुरु जी घोषणा करके, तो चेला भी तो घोषणा ही करेगा ना महाराज। चेले को तो रोज दिल्ली बुलाते थे अमित शाह जी, ये घोषणा करते, वो घोषणा करते। और मैं कुंटेल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। घोषणाएं हुई हैं लेकिन इम्प्लीमेंट किसी भी नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट शायद करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन भली भांति बांध गया था। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है। शायद उन्होंने भाप लिया था हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। मैं इनका ताजा उदाहरण दूंगा। अभी मुख्यमंत्री जी सोनीपत गए और गौरव जी में आप भी मेरे साथ चलो, बीजेपी प्रवक्ता भी चले, कुंटेल भी चले। सोनीपत में एक निर्माणाधीन है, प्रदूषण बोर्ड की बिल्डिंग बनी है, जिसका उद्घाटन सीएम साहब ने किया है। और वो देखिए, अभी 1 महीना से पूरा होने में लगेगा। इनको घोषणाएं और रिबन काटने की कितनी जरूरती है। शायद इनका
आखिरी घोषणा थी और इसके बाद ये सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता इनसे त्रस्त है, तराई है। आज हरियाणा की जनता खुश हो रही होगी, इन घोषणाओं से हमें छुटकारा मिल गया, क्योंकि अब जनता के हाथ में कमान आ चुकी है। और दूसरा, सारे अफसर इनके, वो भी सारे अफसर इलेक्शन कमीशन के अंदर आ चुके हैं, कोई दादरी नहीं बचेगी। अब ये कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको घोषणाएं करनी थी तो कैबिनेट की मंत्री बनाते, वहां सरकारी बोर्ड लगाते, जो तरीका होता है पास करते। सेशन, मानसून सत्र सेशन बुलाने से इनकी मंशा सब धरी की धरी रहेगी। मैं इलेक्शन कमीशन को पुनः धन्यवाद देता हूं, जो आपने टाइम से पहले इलेक्शन कराया और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक अच्छा कदम है। देखिए, अगर ये घोषणा करते, काम ना करते, तो इनका दिवाला तो 2019 में निकल चुका था। अरे तो घोषणा कर तो रहे, वो बता भी रहे हैं कि 1,40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए गए। 1,40,000 से दिए। और बताइए, आप जो है तो बोलने पे कुछ भी कह देंगे। इससे एलपीजी गैस के आप देखिए दाम कम किए, मैं बता रहा हूँ, एमएसपी लागू किया। देखिए जब कांग्रेस सरकार और कितना और कितनी घोषणा करें और कितने जो है आपको काम गिना है। वो मंच से हर दिन प्रत्येक जो है संबोधन में गिनाते हैं। हमें तो सारा पता है, आप मानने को तैयार नहीं। आ रहा हूँ कृष्ण जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। एक बात बोलूंगा। देखिए, जब हरियाणा से कांग्रेस सरकार गई थी तो हरियाणा पे 60,000 करोड़ का कर्जा था। आज कितना कर्जा है? 4.5 लाख करोड़ रुपया। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, उठा के देख ले। बल्कि हरियाणा की बात क्यों करें, आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 55 लाख करोड़ कर्जा था जब यूपी की सरकार गई थी। आज पूरे देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा है। ये भी डाटा ऑन रिकॉर्ड है। इसमें बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर, यूपी के एनडीए के प्राइम मिनिस्टर सब रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, झूठ क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या थी? आज है एक हरियाणा वासी पे 1,23,408 रुपए कर्जा है। ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है, उठा के देख लिए। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा कहाँ था और अब कहाँ है, ये भी उठा के देख लिए। कानून व्यवस्था में क्या है आप देख लीजिए। तो ये अपना हिसाब किताब, हम तो सारा हिसाब किताब इनका जानते हैं। तो हिसाब वही आप जो जानते हैं, वही आप जो हिसाब लेकर निकले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जनता जानती है। हम जनता को जज की भूमिका में मानते हैं। जनता जज है, जनता फैसले करेगी किसका हिसाब किताब सच्चा है, किसका हिसाब किताब झूठा है। जनता बेवकूफ नहीं है, हरियाणा की जनता भोली वाली नहीं है। हरियाणा की जनता सब जानती है किसने क्या किया, किसने तो इसमें झूठ की क्या बात है नीरज जी? वो तो कैमरे के सामने कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है जो उन्होंने बताया। जो घोषणाएं की हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड, जो घोषणा ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ हमारा। मैं ये तो कहना था, तो ये तो हर काम बोलते हैं कि ये काम कर दिया। राजवीर जी आप क्यों नहीं मान रहे इस चीज को? राजवीर जी देखिए, मैं फरीदाबाद स्मार्ट सिटी से आता हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी का वादा। गौरव जी, तो आप भी पता है मुझे, पूरे इंडिया के नक्शे पे दिखा दिए 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है। एक करनाल स्मार्ट सिटी का उसका हाल देखिए, राजवीर जी स्मार्ट सिटी का हाल देखिए आप। राजवीर जी, नीरज जी भी यही कह रहे हैं, कृष्ण जी भी वही कह रहे हैं कि आपने ऑन रिकॉर्ड तो घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कहाँ है महाराज? सर ये बताइए, 23 लाख हैप्पी कार्ड दिए गए या नहीं दिए गए ऑनलाइन? ऑन रिकॉर्ड की बात है ये। बच्चों के लिए फ्री पास किया गया, नहीं किया गया, वो किया गया। कर्जा की बात होती है। 49 लाख राशन कार्ड हमने बनाए हैं, गरीबों को प्लाट हमने दिए हैं, अभी तो प्रोसेसिंग में आए, कब्जा भी दे दिया, कागज भी दे दिए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है वो करती है। नॉन स्टॉप नायब सरकार, तेज रफ्तार नायब सरकार हमारी सरकार ने करके दिखाया है। 9.5 साल तक पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है केंद्र में, मनोहर लाल जी, उन्होंने हर वो काम किया जो गरीब के हित का था, जो मजदूर के हित का था, जो शोषित वंचित के लिए था। 8% बैकवर्ड ए को आरक्षण किसने दिया? ये लोग तो 500 रुपए की टंकी में बहकाते थे। आज हमारे सैकड़ों सरपंच बने हैं गरीब तबके से, तो कभी टपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो तरफ कदम भाजपा की सरकार ने किया है। इनसे पूछो ना आप कि 500 रुपए की टंकी में जिन लोगों को राजनीतिक भागीदारी चाहिए वो तो बहकाते रहे ये लोग, छोटा सा लालच देके। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया। तो हरियाणा के इतिहास में बड़े बड़े जो अपने आप को नेता कहते थे, लोग कहते थे हम चौधरी है बड़े वाले, भाई हम लोग तो, हमारी तो लकीर है पूरी। उन लोगों ने क्या किया? लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री के पद पे बैठा, उसने ये चीजें करके दिखाई है। पारदर्शिता नीरज जी हंस रहे हैं। मिलती थी
सबका पता आपकी बातों पे नीरज जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री खट्टर जी ये हंसी बहुत कुछ बयां कर रही है साहब। देखिए, इन्होंने देखिए मुख्यमंत्री खट्टर जी की इतनी तारीफों का राजवीर जी, इनकी हंसी क्या कुछ कह रही है? नीरज जी के सांसद राजवीर जी जी जी, उन्होंने एक हाउस पे बयान देखिए देते हुए बोला कि राजवीर जी, आप जो बोल रहे हैं उनको लेकर जो है कृष्ण जी भी, नीरज जी भी को भी हंसी आ रही है, मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट क्या कह रही है? ये मुस्कुराहट क्या बयां कर रही है साहब? खुद हंस रहे हैं, ये गौरव जी खुद हंस रहे हैं। हसीन को आ रही है लेकिन जवाब देना पड़ रहा है। ये बढ़ता है ये चीज। तो हम तो हर चीज में, हर परिस्थिति में अभी अपनी जेब मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल और नायब सैनी की सरकार ने इतना करके दे दिया कि ये लोग कभी कुछ नहीं पाएंगे। देखो, 6,000 रुपए एक साल में लाखों किसानों को दिए जाते हरियाणा में। इन लोगों ने क्या किया? 24 फसलें एमएसपी पे हरियाणा सरकार ने लेने का काम किया। पहले 14 लेते थे, 10 और बढ़ा दिया। अरे भाई, 10 फसलें तो होती नहीं हरियाणा में। रागी कहाँ होती है? सोयाबीन कहाँ होती है? रागी महाराष्ट्र में होती है। कैसी बातें कर रहे हैं? तो लूटने वाले ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं, और जिन्होंने जिनकी जनता जिनके लिए जनता के लिए सेवा की 10 साल, वो उनको लाना चाहते हैं। आपको जनता नहीं आने देगी। तो राजवीर जी, आप भी हंसी नहीं रोक पा रहे, क्या मसला है? ये भी हंसी नहीं रोक पा रहे। मसला ये है कि आप जो गंभीर बातों पर जो हंसकर जो बताएंगे तो अब जो विपक्ष तो हंसेगा ही। विपक्ष, नीरज जी आप क्यों इतना जो है मंत्रमुग्ध हो रहे हैं? जो है इतना मुस्कुराहट क्या कह रही है, आप भी बताइए जरा। देखिए गौरव जी, कृष्ण जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ इस मुस्कुराहट का राज जानने के लिए। उपलब्धियां करवाई, इतनी तारीफ करी, और भैया फिर हटाया क्यों? जब आपके इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे, इतने अच्छे काम करे, इतनी उनकी बखान कर दिया आपने, उन्होंने ये किया वो किया, तो भैया हटाया क्यों? उनके भरोसे सरकार बन जाती। क्यों नायब सैनी को लाए? उनसे घोषणा करवाई जा रहे हैं। बड़ा इंजन आपने बिठा दिया यहाँ, और छोटे इंजन को यहाँ भेज दिया। छोटे इंजन को आता ही कुछ नहीं, और बड़ा इंजन हर रोज तीसरे दिन दिल्ली तलब कर ले। मैं आओ नायब सैनी, दिल्ली आ जाओ। अब इस देश में आज 2 आदमी नहीं सोएंगे, अमित शाह जी और नायब सैनी। ये दोनों आज सो नहीं पाएंगे इलेक्शन घोषणा के बाद, कि जो घोषणाएं मन में रह गई या किताबों पे लिख के रखी थी, भाई नायब सैनी जी कल ये घोषणा कर देना। अब वो घोषणा तो खत्म हो गई, अब घोषणा करेंगे क्या? इसलिए मुझे इनकी बात पे हंसी आ रही है। ये खुद भी हंस रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। जनता ये कह रही, जनता हमको नहीं आने देगी। भाई साहब, इतना घमंड अच्छा नहीं है। घमंड तो राम कब नहीं चला। आप लोकसभा में भी कहते थे 10 पार, और वहां चंडीगढ़ के नहीं 11 पार, 400 पार, 70 पार। ये नारे आपकी देना है कि ये नारे ही ले डूबे आपको। अति घमंड, 70 पार, 400 पार, ये घमंड मत कीजिए महाराज। ऊपर वाले की लाठी बरती है तो आवाज नहीं होती। ऐसी जनता जनार्दन भगवान के बराबर है कि जनता ही जज है। जनता ऐसी लाठी मारेगी जो चोट पे पीठ पे निशान नहीं आएगा, लेकिन अंदर बहुत पड़ेगी। उसका इलाज भी नहीं करा पाएंगे आप। इसलिए फैसला जनता पे छोड़ दिए। आपकी सरकार बने, ये आपका मत हो सकता है। मैं अपना फैसला, अपनी सरकार का फैसला, अपनी पार्टी का फैसला जनता पे छोड़ता हूं, कि जनता भगवान है। हम उनको हिसाब दे रहे हैं आपकी पार्टी का, आपने क्या किया। जनता ही फैसले करेगी। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, चाहे हम हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे अन्य दल हो, किसी की बातों में ना आए। आप अपनी शक्ति और तर्क शक्ति से परखे जिस पार्टी ने अच्छा काम किया हरियाणा वासी के लिए, हरियाणा के लिए वोट कीजिए और अपनी नई सरकार चुनिए। ठीक है कृष्ण जी, ओवर टू यू। हेलो, हाँ जी कृष्ण जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आप भी जो है हंस रहे थे, और आपकी जो पार्टियां है, आपकी पार्टी के जो कार्यकाल है या फिर आपकी पार्टी का जो वोट प्रतिशतता है, वो भी राजवीर जी बखूबी बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, परसेंटेज की बात को छोड़िए, तो राजवीर जी को भी पता है 2008-9 के अंदर जब चुनाव हुआ तो इनकी पार्टी को कितना वोट मिला। कहीं पर जो है कि 1500, कहीं पर 500, कहीं पर 700। ठीक है ना। ये तो राजनीति जो है कि झूले के समान है। आज इनका झूला ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हमारा झूला भी जो है कि साइड में होगा, हमारा झूला भी ऊपर आएगा। तो ये जनता के हाथ के अंदर है, और जो जनता के साथ इन्होंने जो बर्ताव किया है जनता जानती है, क्योंकि इन्होंने सभी को पीटने का काम किया है, वो आपको भी पता है। और दूसरा जो है कि इनके पूर्व जो सीएम मनोहर लाल जी थे, वो पोर्टल सीएम कहलाए हैं, ये घोषणा के सीएम कहलाए हैं। तो अगर वो सीएम अच्छे होते, अगर जनता के लिए इन्होंने काम किया होता, तो मनोहर लाल जी को क्यों हटाया?
अगर बैकवर्ड कम्युनिटी से जो है कि इनका मोटो क्या है कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट जो है कि लेंगे, तो बैकवर्ड कम्युनिटी से जो है कि सीएम बनाने का काम किया। तो बैकवर्ड सीएम बनने के बाद जो है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी का जो कोटा है, जो बैकलॉग है, क्या उससे घोषणा क्यों नहीं हुई? उसको पूरा करने का जो है कि जनता के साथ वायदा क्यों नहीं किया? तो ये जो है कि घोषणा है और जनता को जो है कि गुमराह करने का काम है। ओपीएस स्कीम को क्यों नहीं लागू किया इन्होंने? कांग्रेस ने बंद किया। कांग्रेस ने 2006 के अंदर जो है कि ओपीएस स्कीम को बंद किया है, यानी जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं शुरू करने का काम किया है? लेकिन हमारी सरकार सबसे पहले जो है ओपीएस स्कीम को चालू करने का काम करेगी। और जो चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो बुजुर्गों के जो सामान में जो पेंशन जो है कि शुरू की गई है, तो हम बुजुर्गों को 7500 रुपया मासिक पेंशन जो है कि वो देने का काम करेंगे। और जो ये सिलेंडर का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, इन्होंने घोषणा की है, लेकिन अभी तक जो है कि वो लागू नहीं हुआ है। इन्होंने देने का काम नहीं किया है। लेकिन हमारी सरकार गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेगी। 1100 रुपए जो है वो महिलाओं को प्रति माह जो है कि वो रसोई के लिए जो है कि वो खर्च करने के लिए जो है कि वो देने का काम करेगी। और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। सर, थोड़ा सा संक्षिप्त में प्लीज सर, समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मुझे अभी काउंटर लेना है। जो भी गौरव जी सुनिए मेरी बात को। इन्होंने जो भी किया है, अब 1,20,000 जो है कि इन्होंने कच्चे कर्मचारी यानी उनको पक्का करने की घोषणा की है। लेकिन क्या जो है कि इन्होंने जो है कि सदन के अंदर जो है कि उसको जो है कि उसके ऊपर जो है कि वो सहमति लेने का काम किया है? ठीक है सर, ठीक है, आप बताइए मुझे। सर, मुझे समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। कृष्ण कुटेल जी और राजवीर जी, नीरज जी, आप तीनों का जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाया किया और जो है तमाम सारे सवालों को जो है यहाँ पर जो है बखूबी उत्तर दिया। फिलहाल आज के इस मसला में इतना ही। नमस्कार।